जरा सोचिए, एक तरफ है एक ब्यूटीफुल वेटलैंड जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स, फिशेस, एक्वेटिक प्लांट्स, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और पूरा इकोसिस्टम है। और उसके दूसरी तरफ सिर्फ कुछ किलोमीटर्स दूर शुरू हो जाए एक हैवी माइनिंग। अब सवाल बनता है कि क्या रामसर साइट को बचाने के लिए सिर्फ वेटलैंड की बाउंड्री प्रोटेक्ट करना ही काफी है, या उसके आसपास भी एक प्रोटेक्टिव बफर जोन होनी चाहिए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है कि रामसर वेटलैंड्स के आसपास माइनिंग एक्टिविटीज को लेकर क्या क्या चिंताओं वाली बात है। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट का ही टॉपिक नहीं, इसमें ज्योग्राफी, गवर्नेंस, जुडिशरी, इंटरनेशनल कन्वेंशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब जुड़ जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रामसर साइट क्या होती है। तो रामसर साइट्स आर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे 1971 में रामसर, जो कि ईरान में लोकेटेड है, उसमें अडॉप्ट किया गया था। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव वेटलैंड्स का कंजर्वेशन और उनका वाइज यूज सुनिश्चित करना है। और भारत में रामसर वेटलैंड्स पर वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017 यानी 2017 का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी लागू होता है। और इन रूल्स का फोकस वेटलैंड की इकोलॉजिकल करैक्टर को मेंटेन करने पर है। अब जरा ध्यान दीजिए, वेटलैंड केवल पानी से भरी जमीन ही नहीं है, ये एक नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि वेटलैंड्स फ्लड वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्पफुल होती हैं, पोल्यूटेंट्स फिल्टर करती हैं, कार्बन स्टोरेज करती हैं और हजारों एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज को हैबिटेट भी प्रोवाइड करती है। अब सुप्रीम कोर्ट वाला यहाँ पे क्या मामला है उसके बारे में भी बात कर लें। तो ये कंट्रोवर्सी असम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि उत्तराखंड से जुड़ी है। दोबारा रिपीट कर दूं, असम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि उत्तराखंड से जुड़ी है। और ये वेटलैंड असम और यमुना रिवर्स के कन्फ्लुएंस के बीच स्थित है और माइग्रेटरी वाटरबर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिटेट है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा कि अगर रामसर साइट के आसपास माइनिंग प्रपोजल आता है तो क्या रामसर डेजिग्नेशन के कारण जो है वो ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड स्टैट्यूटरी बफर लागू हो जाता है, और क्या विशेष रूप से चर्चा 10 किलोमीटर के रेडियस के संदर्भ में हुई या नहीं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना पड़ेगा। तो रामसर साइट के चारों ओर ऑटोमेटिकली 10 किलोमीटर स्टैट्यूटरी माइनिंग बैन है, ऐसा सीधे एज्यूम नहीं करना चाहिए। वेटलैंड्स रूल्स इकोलॉजिकल करैक्टर, प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज और जोन ऑफ इन्फ्लुएंस जैसे कंसेप्ट पर बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देते हैं। इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस भी वेटलैंड के भीतर और उसके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को रेगुलेट करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं। यही इसी मामले का सबसे एग्जामिनेशन वर्दी जो है वो पॉइंट है। अब माइनिंग से वेटलैंड को क्या खतरा है, कैसे है। तो माइनिंग अगर वेटलैंड के अंदर नहीं बल्कि 5 से 10 किलोमीटर दूर हो रही है तो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है हाइड्रोलॉजिकल कनेक्टिविटी। नेचर में बाउंड्रीज गूगल मैप्स की लाइंस की तरह काम नहीं करती। माइनिंग से एक्सकेवेशन होता है और वेजिटेशन हटती है, सॉइल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है और ड्रेनेज पैटर्न बदल सकता है। इसके कारण सेडिमेंटेशन बढ़ सकती है, सरफेस रन ऑफ बदल सकता है, ग्राउंड वाटर टेबल प्रभावित हो सकती है और हैवी मेटल्स या फिर अदर कंटेमिनेंट्स जो है वो वाटर सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। और नॉइस और वाइब्रेशन वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र में माइनिंग हो रही है और नीचे वेटलैंड मौजूद है। सो मानसून आया, माइनिंग एरिया से निकला सेडिमेंट रन ऑफ के साथ वेटलैंड में पहुंच जाता है। सो धीरे धीरे वेटलैंड की डेप्थ कम हुई, एक्वेटिक वेजिटेशन बदली, फिश कम्युनिटी प्रभावित हुई और उसके बाद उन फिश तथा इनवर्टिब्रेट्स पर डिपेंडेंट जो बर्ड्स हैं वो भी अफेक्ट हुए। यानी माइनिंग इंपैक्ट हुआ, वाटर इंपैक्ट हुआ, हैबिटेट इंपैक्ट हुआ और उससे फूड वेब इंपैक्ट हुआ। सो कितने मल्टीपल चीज़ों के ऊपर जो है इसका इंपैक्ट होता है। अब माइग्रेटरी बर्ड्स का कनेक्शन भी यहाँ समझना बहुत जरूरी है। जैसे रामसर वेटलैंड जो है विशेष रूप से माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक माइग्रेटरी बर्ड हजारों किलोमीटर्स ट्रैवल करके किसी पर्टिकुलर वेटलैंड पर पहुंच सकता है और उसके लिए वह वेटलैंड सिर्फ पानी का ही तालाब नहीं है, वह उसका फीडिंग स्टेशन है, रेस्टिंग स्टेशन है और ब्रीडिंग हैबिटेट भी है। तो अगर माइनिंग के कारण नॉइस पोल्यूशन, आर्टिफिशियल लाइट्स, डस्ट डिपोजिशन और हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन बढ़ती है तो बर्ड्स की फीडिंग और रेस्टिंग बिहेवियर सब डिस्टर्ब हो सकती है। और इकोलॉजिकल इफेक्ट्स हमेशा इमीडिएट नहीं होते, कई बार वो लॉन्ग टर्म भी वो अपना फर्क जो है वो दिखाते हैं। और कई बार वेटलैंड्स बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन उसकी वाटर केमिस्ट्री, प्लैंकटन कम्युनिटी और बेंथिक ऑर्गेनिजम्स पहले ही बदल चुके होते हैं। यही साइंस की भूमिका आती है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंगल से देखें तो आज वेटलैंड प्रोटेक्शन केवल फॉरेस्ट गार्ड और फिर बाइनोकुलर्स तक ही लिमिटेड नहीं है।
हम सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग से वेटलैंड एरिया में साल दर साल होने वाले बदलाव देख सकते हैं। मल्टी टेम्पोरल सैटेलाइट इमेजेस कंपेयर करके पता लगाया जा सकता है कि वेटलैंड श्रिंक हो रही है या नहीं, आसपास माइनिंग एक्सपेंड हुई है या नहीं, वेजिटेशन कवर घट रहा है या नहीं, और लैंड यूज चेंज किस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा है जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जीआईएस में वेटलैंड बाउंड्री, ड्रेनेज चैनल्स, माइंस, रोड्स, सेटलमेंट्स और बायोडाइवर्सिटी जोन्स को अलग अलग लेयर्स के रूप में ओवरले किया जा सकता है। फिर वैज्ञानिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रपोज्ड माइनिंग एरिया इकोलॉजिकली ज़्यादा रिस्की है। इसके अलावा ड्रोन्स, इलीगल माइनिंग और एनक्रोचमेंट डिटेक्ट किया जा सकता है। आईओटी बेस्ड वाटर सेंसर पीएच, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कंडक्टिविटी और टर्बिडिटी जैसे पैरामीटर्स मॉनिटर कर सकते हैं। और इमर्जिंग टूल है ईडीएनए, यानी कि एनवायरमेंटल डीएनए। पानी का छोटा सैंपल लेकर उसमें मौजूद जेनेटिक मटेरियल से जो रिसर्चर्स हैं ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि इकोसिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। यानी फ्यूचर वेटलैंड कंजर्वेशन होगा, जो कि सैटेलाइट, जीआईएस, ड्रोन, सेंसर्स, ईडीएनए और एआई बेस्ड एनालिसिस पे डिपेंड होगा। अब यहाँ पे लॉ का क्या कहना है? तो यूपीएससी के लिए लीगल फ्रेमवर्क समझना भी बहुत जरूरी है। तो वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2017, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के फ्रेमवर्क के तहत नोटिफाइड है। और इन रूल्स में वेटलैंड के अंदर कई एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड हैं, जैसे कि वेटलैंड को नॉन वेटलैंड यूज में कन्वर्ट करना, एनक्रोचमेंट इंडस्ट्रीज स्थापित करना, सॉलिड वेस्ट डंपिंग और अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज करना। लेकिन आसपास के क्षेत्र का प्रश्न ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ हमें जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, प्रोटेक्टेड एरियाज, लॉज और साइट स्पेसिफिक इकोलॉजिकल कंडीशंस को देखना पड़ सकता है। इसलिए हर रामसर साइट के लिए बिना लीगल कंटेक्स्ट के देखे सिंपली ये कहना कि 10 किलोमीटर में कुछ भी नहीं हो सकता, टेक्निकली सही अप्रोच नहीं होगी। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हमें देखना पड़ेगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल लॉ प्रिंसिपल आता है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर किसी एक्टिविटी से सीरियस एनवायरमेंटल डैमेज होने की रीजनेबल पॉसिबिलिटी है तो सिर्फ इसलिए इंतजार नहीं किया जाना चाहिए कि पहले पूरा नुकसान हो जाए और उसके बाद साइंटिफिक सर्टेनिटी मिले। यानी एनवायरमेंटल गवर्नेंस का अप्रोच आइडियली होना चाहिए प्रिवेंट फर्स्ट, रिपेयर लेटर नहीं। क्योंकि एक रोड दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन अगर किसी यूनिक वेटलैंड की हाइड्रोलॉजी परमानेंटली बदल गई तो एंडेंजर्ड स्पीसीज चली गई या माइग्रेटरी रूट टूट गया तो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन बहुत कठिन हो जाता है। अब डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन के ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। तो दूसरी साइड भी समझना उतनी जरूरी है। इंडिया को मिनरल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टील चाहिए, सीमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिनरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए डिबेट को माइनिंग वर्सेस एनवायरमेंट बनाना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। बेटर क्वेश्चन तो ये है कि वेयर कैन माइनिंग अकर, हाउ मच माइनिंग कैन अकर एंड अंडर व्हाट इकोलॉजिकल सेफगार्ड्स इट अकर्स। इसलिए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, क्यूमुलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट, कैरिंग कैपेसिटी स्टडीज और साइंटिफिकली डिटरमाइंड बफर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक इंडिविजुअल माइन शायद छोटा दिखाई दे, लेकिन उसकी लैंडस्केप में 15 माइंस हों तो कंबाइंड इकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट। अब यूपीएससी मेंस रेडी पॉइंट्स देखिए, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द नीड फॉर रेगुलेटिंग माइनिंग एक्टिविटीज अराउंड रामसर वेटलैंड्स इन इंडिया। तो आंसर 4 डायमेंशन में लिखना पड़ेगा, एक इकोलॉजिकल, लीगल, गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी। इकोलॉजिकल में बायोडाइवर्सिटी, हाइड्रोलॉजी, माइग्रेटरी बर्ड्स, ग्राउंड वाटर और इकोसिस्टम सर्विसेज कवर होने चाहिए। लीगल में रामसर कन्वेंशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क और वेटलैंड्स रूल्स 2017। और गवर्नेंस में सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन, वेटलैंड्स अथॉरिटीज, साइंटिफिक बफर डिटर्मिनेशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंस। और टेक्नोलॉजी में रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ड्रोन्स, आईओटी सेंसर्स एंड ईडीएनए मॉनिटरिंग। तो ये सारी के सारी पॉइंट्स कवर होने चाहिए। और कंक्लूजन में लिखा जा सकता है वेटलैंड कंजर्वेशन शुड मूव फ्रॉम बाउंड्री बेस्ड प्रोटेक्शन टू इकोसिस्टम बेस्ड लैंडस्केप मैनेजमेंट। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। तो अगली बार जब आप मैप में किसी रामसर साइट की छोटी सी बाउंड्री देखें तो याद रखिए इकोसिस्टम बाउंड्री वहीं खत्म नहीं होती जहां मैप की लाइन खत्म होती है। वेटलैंड को बचाना तो उसके वाटर रिसोर्स और कैचमेंट, बायोडाइवर्सिटी और सराउंडिंग लैंडस्केप को भी समझना होगा। और यही सुप्रीम कोर्ट की इस डिस्कशन को यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। इस टॉपिक का इन्फोग्राफिक बिल्कुल फ्री चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम ग्रुप है काशिफ एजुकेशन, उसको ज्वाइन करें और वहां आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज इन्फोग्राफिक्स और रिवीजन नोट्स मिलेंगे। ज्वाइन काशिफ एजुकेशन ऑन टेलीग्राम
इन्फोग्राफिक सेव कीजिए, रिवाइज कीजिए और अपने सीरियस एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।